सर कह सकते हैं कि अमरीकी अज़ाइम अब वाज़े होना अब शुरू हो गए हैं। पहले जिस तरह से एटमी हथियारों का बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया गया इराक की तर्ज पर, अब ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने और 20% फीस लेने का भी ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो गैर मामूली और जारहाना बयान है, ये अमली तौर पर होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, लाइकली है और देखें डेस्परेशन है, और जिस जी। तरीके से डेवलपमेंट हमने रिसेंट पास में देखे, और स्पेशली जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट्स अभी हो रही है, आप पर्शियन गल्फ को देख लें, या अभी जिस तरह रेड सी में डेवलपमेंट्स हो रही है, यमन में जो वाकयात हुए हैं, जी। तो ये खतरे की घंटी बज रही है कि हालात एक रीजनल वार की तरफ जा सकते हैं अगर इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया गया तो। और आप देखें कि अभी जो पूरा इसका जो सोर्स है या द एपिक है, जो कोर इशू है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और इसमें ईरान की भी कोशिश है और अमेरिका की भी कोशिश है, और फिर देखें जिस किसी कंट्रीज का भी इसके ऊपर स्ट्राइक्स है तो उस पे है। और अब देखें कि अब आप देखें ना कि जब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, न न्यूक्लियर की बात हो रही है, न किसी और चीज की बात हो रही है, इंटायर कंसंट्रेशन इज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और देखें इसके लिए दैट्स वाई एक रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर थे, दिमित्री मेदोव, तो उन्होंने ये कहा था कुछ अर्सा पहले कि ईरान हैज फाउंड देयर न्यूक्लियर वेपन, और ये एज ए वेपन, नो इट हैज बीन वेपनाइज, एक ये है। सेकंड, एक ये जगलर वैन भी बन गया है, और जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसके मीन यू आर टेकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय द नेक, आप उसको कर रहे हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि जहाँ पे ये एक लेवरेज है ईरान के लिए, वहां पे इट हैज आल्सो बिकम ए लाइबिलिटी। अब जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है, अगर वो दोबारा आके वो नेवल ब्लॉकेड जो आज इन प्लेस होने जा रहा है, उससे ईरान को बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि पिछले नेवल ब्लॉकेड में ईरान वाज अनएबल टू सेल इवन एक लीटर भी नहीं बेच सका था। जी। अब ये होगा तो मुश्किलात बढ़ेंगी, और तो उन हालात वाकयात में तो बहुत मुश्किल है। और अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कांग्रेस को कहा है कि जी हम जंग करने जा रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मैसेज है, लेकिन कांग्रेस ने उनको ये कहा है कि भाई पहले आप प्रॉपर एक परमिशन हमसे लें, तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, इसके बाद होगी। लेकिन ये है कि सारी अभी जो समझते हैं कि कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये सारी कुछ हो रही है, और इसमें ईरान की मसला ये है कि ईरान समझता है कि दे आर द सोल मैनेजर, आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उसमें ओमान भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जी। और ईरान ये भी अलाउ नहीं कर रहा है कि कोई शिप उनके ओमान के रूट से गुजरे। तो वहां सही। पर क्योंकि मसला ये है कि वहां पे अमेरिकन भी बैठे हुए हैं, और साथ ही इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं शिप्स को भी। और वो लोग हैं जो सी फेरर्स कहते हैं कि दे आर इन थाउजेंड जो फंसे हुए हैं, और दे आर थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स अभी तक फंसे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। सो मेरे ख्याल में कोई अच्छे इंडिकेशन नहीं है, बट स्टिल वी कैन से द एमओयू जो है वीक हुआ है, बट जी। इट हैज नॉट कोलैप्स टोटली। ठीक है। सही। अच्छा, ट्रंप खुद को अपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ कह रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि अमीर ममालिक को अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के बदले मुआवजा देना होगा। ख़लीजी ममालिक ख़ास तौर पर ओमान का कैसा रद्द-ए-अमल आता हुआ दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में अभी देखे ना, सीधे अब्बास अराक़ची ने बड़ा सही कहा कि जी। अमेरिका भी सही कह रहा है, 20% बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, हम तो कम पे तैयार थे। तो अमेरिका खुद एक बुनियाद रख रहा है एक टैक्स के लिए, आप समझ रहे हैं ना। अब लोग इसको जगह टैक्स कह रहे हैं कि मैं आपके जहाज गुजार दूंगा, आप इतनी मुझे पेमेंट कर दे, तो ठीक है। विच इज अगेंस्ट द अमेरिकन पॉलिसी। कल तक ट्रम्प खुद ही इसको एडवोकेट करता रहा, कोई इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मार्को रूबियो भी यही बात करता रहा है, स्पोक्स पर्सन जितने थे अमेरिका के वो इसको बात करते रहे हैं, अब ये खुद ही वायलेट कर रहे हैं। तो आप एक एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं ईरान के लिए कि वो ईरान जो कह रहा था वो सही कह सही रहा कह रहा था। था। जी। और दैट्स वाई अभी आप देखें ना कि उन्होंने ये कहा कि हम जिस कंट्रीज का भी नुकसान है, ओमान का भी नुकसान सबका होगा, अगर इस तरह के पेमेंट्स करते रहेंगे तो फिर तो वही वाली बात दोबारा वापस आएंगे। सो मेरे ख्याल में बहुत से एक कंफ्यूजन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें ना कि ट्रम्प ने अभी भी कहा कि मुआहिदा अभी भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा है जो रूबियो है, स्टीव विटकॉफ है, जेरड कुशनर है, वो बातचीत भी जी। जारी रखें। सो मेरे ख्याल में ये देखें कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है दोनों तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन हालात इस तरीके से किसी वक्त भी काबू हो सकते हैं, लेकिन ऑल आउट वार इन नियर फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल।
अनटिल आपके जो मिड टर्म इलेक्शन है, इसराइल तो चाहेगा ये चलती रहे, क्योंकि इलेक्शंस वहां भी होने लगे हैं, क्योंकि कामयाबी फार राइट के लिए है, एस्केलेशन और किलिंग्स में शामिल है। तो मेरा ख्याल में ये है, लेकिन अमेरिका चाहेगा इस तरीके से स्ट्राइक्स, काउंटर स्ट्राइक, टिट फॉर टेट वाली सिचुएशन हो, लेकिन इलेक्शन से पहले तक यही चलेगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है उनकी डिफरेंट प्लानिंग हो। सही। ब्रिगेडियर साहब, एक और कंफ्यूजन भी है। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो दोबारा से नाकाबंदी है ये सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके खरीदारों के लिए होगी, जबकि बाकी दुनिया के लिए रास्ता खुला रहेगा। तो क्या समंदर के वस्त में इस तरह की तफरीक करना, जहाज़ों को रोकना एक तो अस्करी तौर पर मुमकिन होगा, और क्या ये सिर्फ जो ईरान से रेलिवेंट बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है, या ये सबके लिए होगा बिला तफरीक? देखिए, बड़ा मुश्किल है। चाइना अपना 80% ऑयल जो है वो ईरान से लेता है। जी। 80%, 40% टोटल है ओवरऑल जब कहते हैं, लेकिन खाली ईरान की बात करें तो 80% है। जापान इस पर्शियन गल्फ से 70% जो अपना ऑयल है वो वहां से लेता है। और इसके अलावा पर्शियन गल्फ से आप देखें ना, 30% ऑफ वर्ल्ड फर्टिलाइजर भी यहीं से गुजरती है। तो बहुत मुश्किल होगा। क्या आप चाइना को रोक पाएंगे? जी। क्या आप जापान को रोकेंगे? क्योंकि जापान आपके क्वाड का मेंबर भी है और आपके अलायंस में शामिल है। सो बहुत मुश्किल होगा कि आप किसी को ये टैक्स नहीं कर सकते वो ईरान का तेल लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद तो यही है। तो हो सकता है ये वो कोई दरमियान में आप देखें कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी ये शो कर देंगे कि वो चाइना या इस तरह। चाइना तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जब इन पर अमेरिका ने उस वक्त भी ब्लॉकेट किया था, चाइनीज जी, जी। शिप तब भी गुजरे थे। जी। तो चाइना देखें, अभी दुनिया में वो कंसेप्ट यूनिपोलर हैज गॉन, और अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक कंसेप्ट आ चुका है, जिसमें तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चाइना और रशिया है। सो अमेरिका डिक्टेट इस सूरत हाल में नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि बाकी ममालिक के लिए यकीनन मुश्किलात होंगी। अभी आप देखें कि कल तक 7% राइज तेल की कीमतों में हो चुका है, तो उसकी सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी ना, खित्ते में होंगी, जी। पाकिस्तान पे होंगी, इवन अमेरिका पे होगा। दैट्स वाई अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल के रखे अंटिल मिड टर्म इलेक्शंस, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसलिए होंगी, जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसकी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये चीजें ट्रेवल करते अमेरिका तक पहुंचेंगी, और फिर वहां पे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होंगे ट्रम्प के लिए। तो दैट्स वाई अभी भी आप देखें दरमियान कुछ दिनों के बाद हो सकता है इसको वो रिवर्स भी करते हैं। सही हो सकता है इसको रिवर्स भी कर दें, और एक प्रेशर तो आएगा जैसे पहले भी आया था। अच्छा, ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इन ताज़ा अमरीकी हमलों ने गुज़श्ता कई माह से जारी तमाम सिफारती कोशिशों को नाकाम और बेमानी बना दिया। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता मुस्तकिल बंद हो चुका है। आपको पाकिस्तान भी ट्रंप की बार बार हम देख रहे हैं बदलती पॉलिसीज़ की वजह से पीछे हटता नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है? और जो लोग सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, क्या वो भी अब मायूस होते चले जा रहे हैं? देखिए, पहले बात यह है कि मेरे ख्याल में दोनों ममालिक रिस्पॉन्सिबल है, ईरान और अमेरिका। और जिस तरीके से स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और जिस तरीके से फिर आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5 में बहुत सारी कंफ्यूजन है, विच इज कंसिडर वेग, बहुत ज्यादा है, और अमेरिका ईरान अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। फिर आप देखें अमेरिका की जो स्ट्राइक्स है, बुशार से लेके चाबहार का 1400 किलोमीटर की बेल्ट बनती है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, इधर स्ट्राइक्स वो कर रहा है। दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहता है कि भाई हम वी आर कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारा प्रेशर है। तो वो स्ट्राइक्स भी जारी है, और इसी तरह ईरान काउंटर स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, कतर ने तो कह दिया है कि वो फिलहाल फर्दर कोई इसको प्रोसीड नहीं करेंगे बातचीत के लिए, लेकिन पाकिस्तान यकीनन बातचीत कंटिन्यू करवाएगा, पाकिस्तान स्टिल फैसिलिटेशन कराएगा। पाकिस्तान का पहले भी कोर ऑब्जेक्टिव था पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। पाकिस्तान अभी भी नहीं चाहेगा, जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है वेस्ट एशिया में, और स्पेशली आप देखें ईरान की जो स्ट्राइक्स हुए हैं सऊदी अरब के अलावा तमाम ममालिक पे हुए, जॉर्डन पे हुए हैं, और कल की जो डेवलपमेंट हुई है यमन में, तो वो बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। जी। और इसमें आप देखेंगे इसके बाद उन्होंने ईरान सऊदी अरब के एक जो शहर है नॉर्थ ऑफ यमन, एबा, उधर हमले इस पे मिसाइल हमले किए हैं। तो उससे अभी आप देखेंगे किसी वक्त ये है कि रेड सी के अंदर बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है। तो दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, और इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये तो देखिए यमन के हालात से वो हम वापस 2015 के वाकयात सिचुएशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे सऊदी लेड कोलिशन एक एक्शन में आया था। तो मेरे ख्याल में खित्ते के लिए पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा। सो देयरफॉर पाकिस्तान चाहेगा पीस एंड स्टेबिलिटी,
ये आपस में पीसफुल को एग्जिस्टेंस और रियलाइजेशन जीसीसी कंट्रीज में है कि सही। वो ईरान के साथ पीसफुल रहे, क्योंकि अमेरिका की मदद उनको आनी नहीं है, ना उनको रेस्क्यू करना है। सो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है किसी स्टेज पे ये इस पे भी बातचीत ये सोचे रहे कि वो आके रिकंसाइल करें ऑफ देयर जी। रिलेशन विद ईरान, और ईरान रिकंसाइल कर रिलेशन विद जीसीसी कंट्रीज। सही, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का।